गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने चोरी और प्रायश्चित को आरंभ किया है। देखिए, ये महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का एक अंश है। आगे के बारे में हम देखेंगे। अपनी बीड़ी फूंकने की आदत छोड़ना। अभी महात्मा गांधी जी को मैंने ये बताया कि उन्होंने क्या बताया कि मुझे बीड़ी फूंकने की आदत थी। क्यों थी? क्योंकि उनके चाचा जो थे या बड़े बुजुर्ग अगल बगल में जो रहने वाले लोग थे, उनको देख देख कर उनके मन में भी एक प्रकार का विचार आता है कि हम भी ये बीड़ी फूकेंगे, फिर धुआं उड़ता है, फिर उसमें मज़ा आता है। इस प्रकार से उनको लगने लगा। देखिए, तो इस प्रकार से उन्होंने ये किया। आत्महत्या के इस विचार का परिणाम यह हुआ कि हम झूठी बीड़ी चुराकर पीने की और नौकर के पैसे चुराकर बीड़ी खरीदने और फूंकने की दोनों आदत भूल गए। और इस प्रकार से क्या हो जाता है, देखिए कि आत्महत्या क्यों करनी पड़ी उनको, क्यों करना सोचा उन्होंने। मैं आत्महत्या करूंगा ऐसे सोचा क्यों उन्होंने? क्योंकि वो चोरी करते थे बीड़ी फूंकने के लिए, या दूसरों की झूठी बीड़ी क्या करते थे, वो फूंकते थे। और इसीलिए उनको क्या करना पड़ा, देखिए कि कभी कभार पैसे नहीं मिलते थे तो नौकर की जेब से एक आध दूसरा पैसा वो निकालते थे। और ये दोनों की दोनों गलतियां उन्होंने क्या की, देखिए कि हम क्या करेंगे, अब बीड़ी फूंकने की ये आदत ही हम भूल जाएंगे, छोड़ देंगे, ताकि हमें चोरी नहीं करनी पड़ेगी। और चोरी नहीं करनी पड़ेगी तो फिर आत्महत्या जैसे विचार हमारे मन में नहीं आएंगे। फिर बड़ेपन में बीड़ी पीने की कभी इच्छा नहीं हुई। मैंने हमेशा यह माना है कि यह आदत जंगली, गंदी और हानिकारक है। दुनिया में बीड़ी का इतना ज़बरदस्त शौक क्यों है, इसे मैं कभी समझ नहीं सका हूँ। रेलगाड़ी के जिस डिब्बे में बहुत बीड़ी पी जाती है, वहाँ बैठना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है और उसके धुएं से मेरा दम घुटने लगता है। अपने जीवन में किस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने परिवर्तन लाया, देखिए कि ये जो बीड़ी फूंकने वाले ये में से एक थे, लेकिन बाद में उनको कोई यदि उधर बीड़ी फूंक रहा है तो उसका धुआं जो है, उसका स्मेल, उसका जो बदबू है, वो लेने के बाद भी उनको बहुत तकलीफ होती थी। देखिए, और इस प्रकार से रेल आदि में यातायात करते समय या बस आदि हो तो उधर भी ऐसे लोग बीड़ी आदि फूंकते रहते, लेकिन उधर उनके साथ बैठना भी उनके लिए बहुत कठिन होता था। देखिए, उनका दम घुटन सी महसूस होती थी, उनको दम घुटने लगता था। इस प्रकार से उन्होंने कहा, देखिए, और उन्होंने ये आदत ही छोड़ दी, बीड़ी फूंकने की आदत फिर छोड़ देते हैं। आगे जाकर वो क्या बोलते हैं, देखिए अपने अगली इकाई में, मेरा सोना चुराना। अभी सोना, गोल्ड जो है, सोना उन्होंने क्यों चुराया, क्यों चोरी की थी? तो ये नशा, ये जो बीड़ी फूंकने की जो आदत थी, इसलिए उनको सोना भी चुराना पड़ा। देखिए, बीड़ी के थूट चुराने और इसी सिलसिले में नौकर के पैसे चुराने के दोष की तुलना में मुझसे चोरी का दूसरा जो दोष हुआ, उसे मैं अधिक गंभीर मानता हूँ। अभी नौकर के पैसे चुराना या किसी के जो बीड़ी का थूट उठाकर पीना, ये पहला ये था उनका पहला दोष। दूसरा दोष क्या है, उसे मैं अधिक गंभीर मानता हूँ, दूसरे दोष को, जो दोष बीड़ी के दोष के समय मेरी उम्र 12-13 साल की रही होगी। उनकी उम्र कितनी थी महात्मा गांधी जी की तब? 12-13 साल, 12-13 ईयर्स ओल्ड थे वो उतने, शायद इससे कम भी हो। दूसरी चोरी के समय मेरी उम्र 15 साल की रही होगी, और जब उन्होंने सोना चुराया था तब उनकी उम्र कितनी थी, देखिए 15 साल। ये चोरी मेरे मांसाहारी भाई के सोने के कड़े के टुकड़े की थी। अभी उनके जो भाई जो था मांसाहारी भाई के सोने के कड़े के टुकड़े की थी। उन पर मामूली सा लगभग 25 रुपये का कर्ज हो गया था। उसकी अदायगी के बारे में हम दोनों भाई सोच रहे थे
कि उन्होंने क्यों चोरी की। देखिए कि उनके दूसरों का कर्ज उनको 25 रुपये हुआ था, और इसलिए इनका भाई और इन्होंने दोनों ने मिलकर ये सोचा कि ये कैसे चुकाएंगे, अदायगी कैसे करेंगे, दोबारा उसको लौटाना है कर्ज लिए हुए पैसों को। मेरे भाई के हाथ में सोने का ठोस कड़ा था और इनके भाई के हाथ में जो है सोने का कड़ा था बचपन में, और उसमें से 1 तोला सोना काट लेना मुश्किल न था। और वो सोने का कड़ा बड़ा था, और इसलिए उनको क्या लगा देखिए कि इसी में से क्या करेंगे कि 1 तोला सोना हम काट लेंगे और फिर उसको बेचकर इनके पैसे हम पूरे करेंगे, ऐसे उनको लगा देखिए। लेकिन आगे जाके क्या होता है देखिए, कटा कड़ा कर्ज अदा हुआ, पर मेरे लिए यह बात असह्य हो गई। मैंने निश्चय किया कि आगे कभी चोरी करूँगा ही नहीं। मुझे लगा कि पिताजी के सम्मुख अपना दोष स्वीकार भी कर लेना चाहिए, पर जीभ न खुली। पिताजी स्वयं मुझे पीटेंगे, इसका डर तो था ही नहीं। मुझे याद नहीं पड़ता कि उन्होंने कभी हमें से किसी भाई को पीटा हो, पर खुद दुखी होंगे, शायद सिर फोड़ ले। मैंने सोचा कि यह जोखिम उठाकर भी दोष कबूल कर ही लेना चाहिए, उसके बिना शुद्धि नहीं होगी। और महात्मा गांधी जी को इतना बुरा लगता है कि मैंने चोरी की, भाई के हाथ में से जो कड़ा है उसी में से मैंने क्या किया, कड़ा काट कर उसको अर्धा ये करके कर्ज उनका हमने चुकाया। लेकिन ये पिताजी से वो बोल नहीं सकते थे, उनकी जीभ है वो बोलने के लिए खुलती नहीं थी, मुंह उनका खुलता ही नहीं था। और इस प्रकार से उनको लगता था कि पिताजी स्वयं मुझे क्या करेंगे, पीटेंगे, मारेंगे, बहुत सज़ा देंगे। और इस प्रकार से उन्होंने हमें से किसी को कभी पीटा नहीं, मारा नहीं, खुद ही दुखी हो सकते हैं, खुद अपना सर पटक लेंगे, फोड़ लेंगे, सिर फोड़ ले। मैंने सोचा कि यह जोखिम हम क्यों उठाएं, फिर भी दोष कबूल कर ही लेना चाहिए। और जब तक हम अपना दोष कबूल नहीं करेंगे तब तक हमारी क्या होगी नहीं, उसके बिना हमारी मन की शुद्धि नहीं होगी। और इसलिए उन्होंने चिट्ठी लिखकर पिताजी को ये सारी की सारी बातें बताई, क्यों चोरी की, क्या चुराया, भाई के हाथ का कड़ा किस प्रकार से उन्होंने कर्जा चुकाने के लिए किया। तो ये सारी की सारी बातें उन्होंने बताई है। देखिए अभी वो क्या सोच रहे हैं कि मन की शुद्धि होनी चाहिए, और इसीलिए हम अपना दोष क्या करेंगे, स्वीकार करना। तो इसलिए इस इकाई का नाम क्या है, अपना दोष स्वीकार करना। आखिर मैंने तय किया कि चिट्ठी लिखकर दोष स्वीकार किया जाए। अभी फेस टू फेस कम्युनिकेशन, संभाषण नहीं हो सकता है, चेहरे के ऊपर अभी सीधा सीधा जाए और बताए मैंने ऐसे किया है, नहीं। कभी कभार हम लोग चिट्ठी के माध्यम से आदि अपने मन की बातें बताते हैं, सबको ये करते हैं। तो ऐसे इन्होंने क्या क्या देखिए, ये चिट्ठी लिखकर उनको दे दी। और क्षमा मांग ली जाए। मैंने चिट्ठी लिखकर हाथों हाथ दी। चिट्ठी में सारा दोष स्वीकार किया और सज़ा चाहिए। आग्रहपूर्वक विनती की कि वे अपने को दुख में न डाले और भविष्य में फिर ऐसा अपराध न करने की प्रतिज्ञा की। और फिर उन्होंने चिट्ठी में सब कुछ लिखा, मैंने क्या क्या गलतियाँ की, उसकी मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, मैं सज़ा का योग्य हूँ, क्योंकि मैंने गलती की है तो मुझे अपराध का दंड मिलना चाहिए, और भविष्य में मैं ऐसा अपराध कभी नहीं करूँगा। ये स्लोगन, ये प्रतिज्ञा वो लेते हैं। और दुख में न डाले और भविष्य में फिर हम लोग ऐसी शिकायत कभी नहीं करेंगे, ऐसा अपराध कभी नहीं करेंगे। तो ये कांपते कांपते क्या करते, देखिए गांधी जी चिट्ठी पिताजी के हाथ में दे दी। मैं उनके तख्त के सामने बैठ गया। तख्त के सामने बैठ जाते हैं, जो बैठे थे उधर तख्त रखा जाता है, ओके पी लो, ये हुआ आदि वैसे कि वो ऐसे तख्त उधर बैठ ये है, तो उनके सामने बैठ जाते, तख्त के सामने बैठ गया। उन दिनों वे भगंदर की बीमारी से पीड़ित थे, इस कारण बिस्तर पर ही पड़े रहते थे। सिरहाने पर उधर तख्त के सामने वो खड़े थे, उनको भगंदर की बीमारी थी और इसके चलते वो बिस्तर पर ही लेटे रहते थे। देखिए
कौन? महात्मा गांधी जी के पिताजी। खटिया के बदले लकड़ी का तख्त काम में लाते थे। खटिया के बदले लकड़ी का तख्त जो था वो उधर बिछाते थे और इस प्रकार से उसको ये करते थे, देखिए वो काम लाते थे। उन्होंने चिट्ठी पढ़ी, आँखों से मोती की बूंदें टपकी, चिट्ठी भीग गई। उन्होंने क्षण भर के लिए आंखें मूंदी, चिट्ठी फाड़ डाली और स्वयं पढ़ने के लिए जो उठ बैठे थे सो वापस लेट गए। और इस प्रकार से वो पढ़ने के लिए बैठे थे। तख्त, ओके, तख्त के उधर बिछा हुआ रहता है, हम लोग ऐसे उसको टेक कर पीछे क्या करते हैं कभी कभार, पिलो आदि, ओके, जो होता है उसको पीछे हमारे पीठ के पीछे रखते हैं और उधर किताबें पढ़ते बैठे। वैसे ही इनके पिताजी भी कुछ पढ़ने के लिए बैठे थे, लेकिन ये चिट्ठी पढ़ने के बाद उनके आंखों से टप टप आंसू निकल रहे थे। हाँ, आंसू की बूंदें वहाँ पे निकल रही थी और उन्होंने अपना पढ़ाई बंद करके फिर वो वापस लेट गए। महात्मा गांधी जी ने सब कुछ देखकर बहुत रोए। मैं भी रोया, वो बोलते हैं कि मैं भी रोया, पिताजी का दुख समझ सका। अगर मैं चित्रकार होता तो वह चित्र संपूर्णता से खींच सकता। आज भी वह मेरी आँखों के सामने इतना स्पष्ट है। और उस समय का जो उनकी जो अवस्था हुई थी उसको मैं एक चित्र के रूप में निकाल सकता हूँ। उस समय भी निकालना चाहता था लेकिन वो हो नहीं सका। देखिए उनकी हालत किस प्रकार से हुई थी, लेकिन मैं चित्रकार नहीं था और इसलिए मैं वो निकाल नहीं सका। आज भी वो दिन, वो पल जो मैंने चिट्ठी दी थी और उस समय किस प्रकार से मेरे पिताजी आदि रोए थे, ये हुआ था, उनको मैंने तकलीफ़ दी थी, उसको आज भी मैं नहीं भूल सकता हूँ। ये बातें वो बताते हैं। देखिए अंतिम जो इकाई है उसमें से वो है पिताजी की शांत क्षमा। अभी पिताजी क्या करते, देखिए इन्होंने सोचा कि मुझे मारेंगे, पीटेंगे, बहुत सज़ा देंगे, लेकिन पिताजी वैसा कुछ भी नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि इसने अपनी गलती स्वयं मानी है, अपनाई है, तो इसको हम एक बार क्षमा करेंगे। मोती की बूंदों के उस प्रेम बाग ने मुझे बेच डाला, मैं शुद्ध बना, इस प्रेम को तो अनुभवी ही जान सकता है। और इस प्रकार से हम गलती करते तो पछतावा होता है, प्रायश्चित होता है, हमें हम रोते हैं, रोने के बाद मन हमारा खाली हो जाता है। और इस प्रकार से मैंने वो कार्य किया। रामबाण वांग्या रे होयते जाने, ये भाषा अवधि ब्रज है। देखिए राम की भक्ति का बाण जिसे लगा हो वही जान सकता है कि राम की भक्ति क्या है। ओके, इसलिए उन्होंने वो दिया है। देखिए अवधि भाषा में राम बाण वांग्या रे होयते जाने, मतलब जिसको अभी दुख हुआ है या जिसको अभी तकलीफ है, मानो कि मुझे चोट लगी है, चोट लगने के बाद कितना दर्द होता है ये मुझे ही मालूम होगा, सामने वाले को मालूम होगा क्या? नहीं। और मेरे लिए यह अहिंसा का प्रथम पाठ था। उस समय तो मैंने इसमें पिता के प्रेम के सिवा और कुछ नहीं देखा, पर आज मैं इसे शुद्ध अहिंसा के नाम से पहचान सकता हूँ। और इस प्रकार से महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि ये मेरा सबसे पहला अहिंसा का जो पाठ था, ये मेरे जीवन में आया हुआ एक तजुर्बा था। और इस प्रकार से अहिंसा के नाम से पहचान सकता हूँ। ऐसी अहिंसा के व्यापक रूप धारण कर लेने पर उसके पर्श से कौन बच सकता है, ये प्रश्न उन्होंने पूछा है। देखिए ऐसी व्यापक अहिंसा की शक्ति की था लेना असंभव है। इस प्रकार की शांत क्षमा पिताजी के स्वभाव के विरुद्ध थी। और पिताजी का स्वभाव वैसे नहीं था, बहुत क्रोधित आदि होते थे, लेकिन ये इतनी व्यापक ये स्थिति थी, लेकिन उन्होंने उनको क्या कर दिया था, क्षमा किया था। देखिए बातें वो बोलते हैं, इस प्रकार शांत से क्षमा करना, हाँ, उनके स्वभाव के विरुद्ध था ये। मैंने सोचा था कि वे क्रोध करेंगे, कटु वचन कहेंगे, शायद अपना सिर पीट लेंगे, पर उन्होंने इतनी अपार शांति जो धारण की, मेरे विचार में उसका कारण अपराध की सरल स्वीकृति थी। और फिर मैंने मेरे पूरे के पूरे क्या किए थे, मेरे अपराध स्वीकार किए थे। और मेरे पिताजी ने मुझे कुछ कटु वचन भी नहीं बोले, मुझे डांट आदि नहीं दी उन्होंने,
पीटना तो दूर की बात है और क्रोध भी नहीं किया। और इसीलिए मुझे लगने लगा, महात्मा गांधी जी कहते हैं, उनको लगने लगा कि मैंने मेरे पूरे के पूरे अपराध जो है सरल सीधे जो है जैसे है वैसे मैंने उनको स्वीकृति की, मतलब स्वीकार किया। जो मनुष्य अधिकारी के सम्मुख स्वेच्छा से और निष्कपट भाव से अपना अपराध स्वीकार कर लेता है और फिर कभी वैसी अपराध न करने की प्रतिज्ञा करता है, वह शुद्धतम प्रायश्चित करता है। मैं जानता हूँ कि मेरी इस स्वीकृति से पिताजी मेरे विषय में निर्भय बने और महान प्रेम और भी बढ़ गया। और इस प्रकार से क्या हुआ देखिए, उन्होंने अपने अपराध को स्वीकार किया। और स्व इच्छा से स्वीकार करना किसी भी अधिकारी के सामने, और फिर मैं दोबारा इस प्रकार की गलती या शिकायत करने का मौका नहीं दूंगा करके प्रतिज्ञा करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। देखिए वो शुद्धतम प्रायश्चित करते हैं। ओके, फिर इतनी सारी बातें होने के बाद फिर उनके पिताजी उनको ये कर देते और दोनों के बीच में दोबारा और भी प्यार बढ़ता है। देखिए पिताजी मेरे विषय में निर्भय बने और महान प्रेम और भी बढ़ गया। और इस प्रकार से उनको उनका ये जो था विषय वो भय सा नहीं लगा, निर्भय हो गए कि मेरा बेटा कभी गलत कुछ ये नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो भी किया, कुछ भी किया, वो मुझे सब कुछ बताया, साफ साफ बताया और अपनी गलतियों को अपनाया और इसके आगे वो कुछ ऐसे नहीं करेगा। यहाँ पर ये पूरी की पूरी जो आत्मकथा है, आत्मकथा अंश है, वो पूरा होता है चोरी और प्रायश्चित। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे पूछो, कॉल करके पूछो या ये करो, मैं आपको बताऊंगा। और इसका भावार्थ भी मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से दे दूंगा। धन्यवाद।